जय हिंद क्लास। चलिए हम लोग आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों पर चर्चा करते हैं। पहले नंबर पर है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश किया। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा 5.1% रहने का अनुमान है। क्योंकि देखिए 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया, क्योंकि लोकसभा में हर वर्ष जो है फरवरी के महीने में जो है अंतरिम बजट पेश किया जाता है 1 फरवरी को। उन्होंने राजकोषीय घाटा 2024 और 25 के दौरान राजकोषीय घाटा 5.1% का अनुमान व्यक्त किया। तो चूंकि इसमें हम लोग का मिलेगा एग्जाम से रिलेटेड कि अभी वित्त मंत्रालय ने राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है 2024-25 के लिए, तो आपका हो जाएगा 5.1%। चूँकि वित्त मंत्रालय ने बजट पेश किया है तो इसमें विभिन्न योजनाओं के बारे में कितना खर्च कहाँ करना है, कैसे करना है, इसके बारे में चर्चा उन्होंने किया था। तो उसके कुछ महत्वपूर्ण जो है टॉपिक यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए दूसरे नंबर पर हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जल कृषि उत्पादकता को प्रति हेक्टेयर 3 टन से बढ़ाकर 5 टन किया जाएगा। यह योजना सितंबर 2020 में शुरू हुई थी। केसीसी व नाबार्ड के माध्यम से 2 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के 7% की ब्याज दर पर दिया जाता है। क्योंकि देखिए इसमें अंतरिम बजट में जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में चर्चा हुई है कि जो अब तक 3 टन प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होता था, अब उसका लक्ष्य रखा गया कि 3 टन से बढ़ाकर 5 टन हम लोग उत्पादन करेंगे जो मत्स्य संपदा है प्रति हेक्टेयर में। क्योंकि मत्स्य संपदा क्या होता है, जैसे समुद्री क्षेत्रों में या तालाब में जो है जल में उत्पन्न होते हैं, जैसे मछली हुआ आपका, या जल से उत्पन्न होने वाले जो भी खाद्य पदार्थ हैं जिनका जो है मार्केट में बिक्री होती रहती है, वो जो है मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि देखिए सरकार जो है इसके अंतर्गत 2 लाख रुपए का लोन देती है, वो भी बिना किसी गारंटी के, और उस पर 7% का ब्याज लगता है। क्योंकि देखिए हम लोग इस समय अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार जो है प्रधानमंत्री विकसित कर भारत विकसित यात्रा जो है चल रही है इस समय। हर देश के हर कोने कोने में जो है इस योजना का जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, विकसित संकल्प भारत योजना कर चलाई जा रही है ना, जिसमें सभी योजनाओं जो प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई हैं 2014 से लेकर अब तक सभी योजनाओं का प्रचार किया जा रहा है कि किन लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो उसी के अंतर्गत हम लोग ये देखते हैं कि देखिए इस समय एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा आपका कि प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गई जितनी प्रमुख योजनाएं हैं उनमें से आपको शायद ये पूछ ले कि ये योजना कब शुरू हुई थी, कहाँ से शुरू हुई थी। इस पर आप लोग बिल्कुल एग्जाम में इस पर ध्यान आप लोग दे कर जाएंगे और लगभग टच कर जाएंगे ऐसे टॉपिकों को। क्योंकि देखिए हम लोग प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की बात है तो हम लोग देखते हैं कि योजना कब जो है शुरू हुई थी। सितंबर 2020 में जो है भारत सरकार ने इस योजना का प्रारंभ किया हुआ था। चलिए हम लोग तीसरे नंबर पर देखते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है। इस योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। इस योजना का उद्देश्य गैर कारपोरेटिव व गैर कृषि लघु व सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख रुपए तक ऋण सुविधा प्रदान करना है। क्योंकि देखिए अभी वित्त मंत्री ने पीएम मुद्रा योजना के बारे में चर्चा की कि इसके तहत 43 करोड़ रुपए का ऋण जो है स्वीकृत किया गया है अब तक। क्योंकि देखिए ये योजना जो है इसमें आपको जो गैर कॉरपोरेटिव क्षेत्र हैं, कृषि हैं या लघु क्षेत्र हैं, उसमें जो है आप यदि धंधा करना चाहते हैं तो आपको 10 लाख रुपए तक का ऋण जो है इसमें प्रदान किया जाएगा। क्योंकि देखिए यह योजना कब शुरू हुई थी इसको आप लोग ध्यान में रखकर चलेंगे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है कब शुरू हुई थी। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुई थी। चलिए
चौथे नंबर पर हम लोग देखते हैं, वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि कोविड की चुनौतियों के बावजूद पीएम आवास योजना ग्रामीण जारी है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो जारी है और 3 करोड़ मकानों का लक्ष्य जो है पूरा होने वाला है। अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ और मकान बनाए जाएंगे। इस योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले का मकान बनाना है। इस योजना के अंतर्गत जो है गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करते हैं उनका मकान बनाना है। मैदानी क्षेत्र में 1,20,000 रुपये व पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000 रुपये दिए जाते हैं। क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसके बारे में इन्होंने चर्चा किया कि हम लोग 3 करोड़ मकान लगभग बना चुके हैं और अगले 5 वर्ष में 2 करोड़ और मकान हम लोग बनाएंगे। क्योंकि उसमें क्या है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हैं भारतीय, उनको जो है मकान बनाने के लिए सरकार जो है एक सहायता राशि देती है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र जो मैदानी क्षेत्रों में आते हैं, मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 रुपये दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्रों में और दुर्गम इलाकों में 1,30,000 रुपये दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप लोग देख ही रहे होंगे कि जब आवास का पैसा आता है तो सभी तरह के लोग लग जाते हैं, वार्ड मेंबर से लेकर सचिव और ग्राम प्रधान, ये लोग लगभग कुछ लोग हैं अच्छे काम करते हैं, कुछ लोग इसी में जो है ग्रामीण के जो गरीब अपने भाई लोग हैं उनसे जो है पैसा लेते हैं कि आप जो है पैसा दे दीजिए तो हम आपका आवास या इसका पैसा पास करा देंगे। तो ये तो चलता ही रहता है। 1,20,000 हालांकि गवर्नमेंट देती है, इनके खाते में देती है, लेकिन जो तंत्र हैं ये लोग जो है किसी न किसी तरीके से उसमें करप्शन कर ही देते हैं। तो ये आप लोग देखे ही होंगे, ठीक है। तो इस तरह देखिए हम लोग जिन जिन योजनाओं के बारे में वित्त मंत्री जी ने चर्चा किया है हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उसको एक बार देखते भी चलेंगे कि कौन सी योजना कब शुरू हुई थी, इससे शायद हमारा एग्जाम में काम बन जाए। तो चलिए, मत्स्य संपदा योजना जो सितंबर 2020 में शुरू हुई थी, और जो पीएम मुद्रा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिसमें जो है 10 लाख रुपए तक का ऋण मिल रहा है, वह योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुई थी। और प्रधानमंत्री आवास योजना जो है 25 जून 2015 को शुरू हुई थी। इसमें जो है घर बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जो क्षेत्र है इसमें क्या है ना कि उन्हीं को दिया जाता है जिनके पक्के मकान नहीं है। तो अक्सर ये ग्रामीण क्षेत्रों में ही होता है। तो चूँकि जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ थोड़ा सुविधाजनक होता है ट्रांसपोर्टेशन का, इसलिए यहाँ पर थोड़ा कम पैसा मतलब 1,20,000 दिया जाता है। और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा कठिनाई होती है तो पैसा ज़्यादा खर्च होता है, इसलिए सरकार वहाँ 1,30,000 रुपये जो है देती है। तो इस तरह से हम लोग चर्चा अपना करते रहेंगे कौन सी योजना, क्योंकि इस बार आगामी एग्जाम में निश्चित है कि भारत सरकार की किसी न किसी योजनाओं के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा कि कहाँ से शुरू हुई थी या कब शुरू हुई थी। तो इसके बारे में आप लोग अध्ययन करते हुए चलेंगे। 5वें नंबर पर है अपना, वित्त मंत्री ने कहा कि मकानों की छत पर सौर ऊर्जा लगाने के उपायों से एक परिवार को प्रत्येक माह 300 यूनिट निःशुल्क बिजली मिल सकेगी। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक दिवस पर प्रधानमंत्री के घोषित इस संकल्प से परिवारों की 15 से 18,000 रुपये की वार्षिक बचत होगी। क्योंकि वित्त मंत्री ने ये जो है सौर ऊर्जा लगाने के उपायों से, चूँकि प्रधानमंत्री जो है अब सोलर सिस्टम सभी के छतों पर लगाना चाहते हैं, जिससे जो है मकानों की छत पर जो है सोलर सिस्टम लगेगा, जिससे भारतीयों को 300 यूनिट निःशुल्क बिजली मिल सकेगी। और इससे जो है प्रति वर्ष 15 से 18,000 रुपये की बचत होगी। क्योंकि इस योजना का जो है घोषणा जो है प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही किया था, जिसमें जो है देश के 1 करोड़ परिवारों के घर के ऊपर सोलर सिस्टम लगाना है।
छठे नंबर पर है अपना, श्रीमती सीतारमण ने कहा कि सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियों में वैक्सीन को बढ़ावा देगी। क्योंकि देखिए सर्वाइकल कैंसर जो है एक बहुत ही कॉमन समस्या हो गई है जो महिलाओं के लिए है। तो इसके लिए उन्होंने 9 से 14 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको जो है उसका टीकाकरण के लिए बढ़ावा देंगी या अपने हर योजनाओं में जो है इसको प्राथमिकता दी जाएगी कि इनको टीका पहले लगाया जाए सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए। तो अगर एग्जाम में आपको ये पूछ लेगा कि कितने वर्ष की लड़कियों के लिए ये जो टीकाकरण है सर्वाइकल कैंसर का, तो 9 से 14 वर्ष की महिलाओं के लिए, ठीक है। 7वें नंबर पर आपका हो जाएगा एसोचैम, ASSOCHAM, एसोचैम के अध्यक्ष अजय सिंह ने अंतरिम बजट को समावेशी बताया है। क्योंकि अभी बजट की जो अंतरिम बजट की घोषणा हुई है इस पर सभी लोग जो प्रमुख प्रमुख संगठनों से उसके अध्यक्ष हैं इन लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो उसी तरह भारत का एक है एसोचैम, जिसको जो अध्यक्ष हैं अजय सिंह ने इसको जो है समावेशी बताया है, मतलब इसकी तारीफ किए हुए हैं। क्योंकि एसोचैम से हम लोग देख लेते हैं कि एग्जाम में पूछ लेगा आपका कि एसोचैम जिसे चर्चा में आ गया इस टाइम, अगर चर्चा में आ गया तो एसोचैम के बारे में हम लोग को जानना भी जरूरी है। तो एसोचैम है क्या? एसोचैम जो है इसका जो पहले फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं, द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हिंदी में हो जाएगा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल। जो उद्योगों के जो संगठन है भारतीय स्तर पर उनका जो एक संगठन है, इसकी स्थापना जो है 1927 में हुई थी। 1927 में इसकी स्थापना हो गई थी। तो इसके जो है अध्यक्ष जो है अजय सिंह हैं। अगर ये पूछ लेगा कि एसोचैम के फुल फॉर्म, तो द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो इसको आप लोग ठीक से देख लेंगे, एग्जाम में कभी एक क्वेश्चन छूटे ना। चलिए 8वें नंबर पर देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए चीनी पर सब्सिडी की योजना और 2 साल बढ़ाकर मार्च 2026 तक कर दी है। चीनी पर 18.5 रुपये प्रति किलोग्राम सब्सिडी दी जाती है। क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी हाल ही में घोषणा किया हुआ है कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जो अंत्योदय अन्न योजना, जो गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को भारत सरकार जो है अन्न जो वितरण कर रही है उसमें चीनी जो है चीनी पर सब्सिडी दिए हैं। जो चीनी मार्केट में शायद 40 या 42 रुपये किलो मिलती है, वहाँ पर ये चीनी इन परिवार के लोगों को 18.5 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। वहाँ पे अगर 40 रुपये तो उसमें से 18.5 रुपये घटा दिया जाएगा, बाकी जो पैसा होता है वो जो है इन परिवारों को देना होगा। ठीक है। अगर इसमें एग्जाम पूछे कि कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है चीनी पर सब्सिडी, तो मार्च 2026 तक, और कितने रुपए की सब्सिडी दी जाती है, तो 18.5 रुपये की। ये जो है आपके अंतरिम बजट में इसकी सब घोषणा की गई है। तो इस तरह से हम लोग को ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस पर हम लोग जानकारी रखें। 9वें नंबर पर है, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश खारा ने अंतरिम बजट का स्वागत किया है। फिर देखिए इसमें नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा कि ये बजट विकसित भारत की ओर एक मसौदा है। देखिए हमने अभी आपको बताया था कि जब सरकार जो है बजट जो है पेश करती है, तो बजट पेश करने के बाद क्या है इसकी समीक्षा लोग करते हैं, जो विभिन्न संगठनों से आते हैं। तो ये लोग समीक्षा करने के बाद बताते हैं कि यह बजट कैसा है कैसा नहीं है। तो वही ये लोग बता रहे हैं कि कोई बता रहा है कि बजट जो है विकसित भारत के लिए एक मसौदा है, कोई इसका स्वागत कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग को इसमें ये देखना है कि जो प्रमुख लोग उनका हम लोग को नाम जो है याद कर लेना है कि ये कौन कौन है। अगर देखिए भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष की बात आती है तो दिनेश खारा, जो एक सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, तो इसके अध्यक्ष जो दिनेश खारा हैं, इनको आप लोग याद कर लेंगे। दिनेश खारा भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश खारा हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बारी आई है तो सुमन बेरी हैं। नीति आयोग की जो उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। इस तरह से हम लोग याद कर लेंगे कौन क्या क्या है। एसोचैम के अध्यक्ष आपके अजय सिंह हो गए, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश खारा हो गई, और नीति आयोग की उपाध्यक्ष जो है सुमन बेरी हो गई। ठीक है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि को स्वीकृति दे दी है। इस संधि पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके हैं और इसका उद्देश्य निवेशकों को आकर्षित करना है, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच जो है एक समझौता किया हुआ है, जिससे वहाँ के जो बिजनेसमैन लोग हैं भारत में आएंगे निवेश करने के लिए, और भारत की किसी भी फील्ड में निवेश करेंगे तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, कुछ प्रत्यक्ष रूप से मिलेगा, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से मिलेगा। जैसे कोई मान लीजिए संयुक्त अरब अमीरात की कोई कंपनी आती है और भारत में जो है मोबाइल कंपनी या फिर जो है कोई कार बनाने वाली कंपनी स्थापित करती है, तो कुछ लोगों को तो डायरेक्ट रोजगार मिलेगा ही वहाँ पे, जो उसमें सीधा वर्क करेंगे। और मान लीजिए ये वर्क करेंगे तो कहीं ना कहीं रहने के लिए रूम लेंगे, सब्जियां खरीदने मार्केट जाएंगे, फिर ज़रूरत की सामान खरीदेंगे, तो वहाँ पे जो बाज़ार स्थापित होगा तो वो अप्रत्यक्ष जो है उनको रोजगार मिलेगा। इस तरह से भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक समझौता हुआ था। अगर एग्जाम में पूछ ले कभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ जो है निवेश करने के लिए समझौता किया है, तो वो हो जाएगा हमारा संयुक्त अरब अमीरात। इस तरह से आप लोग जो है इसको ध्यान में रखिए, ठीक है, याद करते रहिए। आपके जो एग्जाम से क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये सब महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और एग्जाम में जो है आएगा। अगर आप पढ़े रहेंगे तो जरूर इसको जो है टच कर जाएंगे और आपका आंसर सही होगा, आपको नंबर मिलेंगे इस पर। 11वें नंबर पर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल हरियाणा के फरीदाबाद में सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन करेंगी। इस मेले में हस्तशिल्प, हथकरघा और भारत की सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि और विविधता को प्रदर्शित किया जाएगा। क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हरियाणा के फरीदाबाद में जो है सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन करेंगी। क्योंकि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन कहाँ किया गया था, तो आपका उत्तर हो जाएगा हरियाणा के फरीदाबाद में, ठीक है। यहाँ से जो है चलिए 12वें नंबर पर हम लोग देखते हैं। विदेश मंत्रालय ने म्यांमार के बिगड़ते हालात पर चिंता व्यक्त की है। फरवरी 2021 में म्यांमार की सेना ने तख्ता पलट करके लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंका और वहां सत्ता पर कब्जा कर लिया, ठीक है। देश गहरी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल में पड़ गया है, क्योंकि सेना ने कथित विरोधियों के खिलाफ क्रूर अभियान चलाया है। हिंसा की वजह से मिजोरम समेत कुछ दूसरे पूर्वोत्तर राज्यों में शरणार्थियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। भारत ने म्यांमार की सेना और जुंटा विरोधी समूहों के बीच लड़ाई बंद करने का आह्वान किया है। क्योंकि देखिए विदेश मंत्रालय ने म्यांमार के जो गृह युद्ध जैसे हालात हैं उस पर जो है चिंता व्यक्त किया हुआ है, क्योंकि म्यांमार हम लोग का पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है। क्योंकि म्यांमार में जब भी कोई घटना होती है तो वहाँ की जो जनता है भाग कर जो सीधे भारत में आ जाती है, जिसका जो प्रभाव भारत देश पर पड़ता है। क्योंकि अभी 2 साल पहले रोहिंग्या मुसलमान भारत में भाग कर आए थे 2021 में, और अब जो है सेना ने अपने जो कथित विरोधी हैं उनके खिलाफ क्रूर अभियान चलाया हुआ है और वहाँ पे जो लोकतांत्रिक सरकार थी उसको उखाड़ फेंक कर सैन्य सरकार चल रही है। तो चूंकि इसका असर भारत पर पड़ता है, तो सबसे पहले देखिए वहाँ पे जब लड़ाई करते हैं सब, तो इस समय जो मिजोरम में भागकर आ रहे हैं वहाँ के लोगों, अगर भारत उनको नहीं करेगा तो वो सब यहीं भारत में रह जाएंगे। क्योंकि भारत अपना बिल्कुल शांत देश है और यहाँ पर सभी लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ भी अपने लोगों की ज़रूरत है। अपने लोगों की खुद ही जनसंख्या 140 करोड़ के ऊपर हो गई है, फिर बाहरी लोगों को कहाँ से रख पाएगा। क्योंकि वो लोग जो भाग कर आ रहे हैं वो सीधे सीधे भारत पे एक बोझ का काम करते हैं और कुछ नहीं। इसलिए भारत भी परेशान है अपने पड़ोसियों से, क्योंकि वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होगा तो सीधे भाग कर भारत में आ जाएंगे। अगर इसमें से एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कि म्यांमार में जो गृह युद्ध हो रहा है तो किनके बीच हो रहा है, तो सेना वहाँ की है जो म्यांमार की, और जुंटा विरोधी समूह है। और इन गृह युद्ध जैसे हालातों से भारत का कौन राज्य ज़्यादा प्रभावित हुआ, तो मिजोरम हुआ, क्योंकि वहाँ के सैनिक भी भागकर मिजोरम में आकर
बस जा रहे हैं। इसलिए हम लोग अपना देखेंगे, नक्शा जरूर आप लोग देखिएगा मैप में, जो पूर्वोत्तर भारत का है, जहाँ पे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब जो अपने राज्य हैं पूर्वोत्तर के, जो सेवन सिस्टर्स जिनको बोलते हैं, असम हो गया आपका, मेघालय हो, सॉरी, असम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये जो है अपने राज्य। यहाँ पर जो है यही म्यांमार है, छोटा सा देश, जो कि यहाँ पर जो इसमें गृह युद्ध जैसे हालात हुए हैं। तो ठीक है, आप लोग इसमें से क्वेश्चन जो भी हो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इससे बाहर आपका अगर कोई घटना पूछती है तो यदि आप हल कर लेंगे, आप पढ़े रहे होंगे तो अपना अच्छे से हल कर लेंगे। तो सो इस तरह से आप अपना इसको देखते रहिए। और करंट अफेयर्स जो है रटने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। इसलिए नियमित रूप से इसका अध्ययन करते रहिए। और जो आपके सहपाठी हैं या जो भी आपके संज्ञान में लोग हैं पढ़ने वाले, उनके यहाँ कम से कम इसको शेयर करते रहिए कि उन लोगों को भी एग्जाम में इसका लाभ हो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।